नमस्कार दोस्तों, आज के युवा भगत सिंह को ऐसे दिखाते हैं। अरे कल परसों के पिल्लाओ तुम पे बराबरी न हो। भगत सिंह की फोटो बहुत सारे युवा अपने प्रोफाइल पर लगाते हैं, अपने टी शर्ट और रॉयल इनफील्ड पर उनके स्टिकर्स लगाते हैं, उनकी तरफ मूछें रखते हैं और उनकी स्टाइल में अपनी मूछों पर हाथ रखकर खुद को भगत सिंह के सिमिलर रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि सिर्फ मूछें रखने और टोपी पहनने से हर कोई भगत सिंह बन सकता है क्या? तो आइए आज हम जानेंगे भगत सिंह के उन आइडियाज को, उन विचारों को और उनकी विचारधाराओं को जो उनको एक महान फ्रीडम फाइटर बनाती हैं। बहुत सारे लोग भगत सिंह को हथियार और हिंसा के साथ जोड़ते हैं। सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था, एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह मार दिया था, जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए प्लीज। लेकिन उनके कुछ दोस्तों के अनुसार हमेशा वह एक हाथ में किताब लिए खड़े दिखते थे और इन्हें किताबें पढ़ने का इतना जबरदस्त शौक था कि उन्होंने स्कूल के दिनों में ही 50 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी और कॉलेज के दिनों में करीबन 200 किताबें। वह जेल में रहते हुए लगभग 300 किताबें पढ़ ली थी। उन्हें न सिर्फ किताबें पढ़ने का शौक था बल्कि वह लेख आर्टिकल्स लिखने के लिए भी जाने जाते थे। उनके आर्टिकल्स कीर्ति, अकाली, प्रताप व वीरभूमि नाम की मैगजीन्स में छपते थे, जो उस जमाने की मैगजीन्स हुआ करती थी। भगत सिंह कहते हैं कि पिस्तौल और बम बदलाव नहीं लाते, बल्कि बदलाव की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। शायद इसी कारण भगत सिंह द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के बाद भगत सिंह की पार्टी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा एक पोस्टर जारी किया जाता है, जिसमें वहां लिखा था, हमें एक आदमी की हत्या का दुख है, लेकिन यह आदमी एक क्रूर, घृणित और अन्यायी व्यवस्था का हिस्सा था। उसे मारना एक आवश्यकता थी। हमारा लक्ष्य एक क्रांति लाना है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के सभी शोषण को समाप्त कर देगी। भगत सिंह ने ईश्वर के होने और ना होने पर भी अनेक सवाल उठाए और वे खुद को नास्तिक कहते थे, जिसे लेकर लाहौर सेंट्रल जेल से उन्होंने वाई आई एम एन एथिस्ट नामक एक आर्टिकल लिखा, जो 27 सितंबर 1931 को पीपल नाम के अखबार में प्रकाशित हुआ, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा ईश्वर पर विश्वास नहीं करने का कारण मेरा अहम या घमंड नहीं है, बल्कि वह बताते हैं कि यदि आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है और सर्वज्ञानी है, तो उसने सृष्टि की रचना क्यों की? और अगर सृष्टि की रचना की तो उसमें दुख, गरीबी व शोषण क्यों है? यदि तुम कहते हो कि जो आज कष्ट भोग रहे हैं वो पूर्व जन्म के पापी थे, तो क्या जो कष्ट दे रहे हैं वो पूर्व जन्म के सज्जन लोग थे जो आज सत्ता का आनंद लूट रहे हैं? साथ ही भगत सिंह यह भी कहते हैं, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी कैसे बनी, इसकी हिस्ट्री को देखो और इसी तरह मानव व जंतु उत्पत्ति को समझने के लिए चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद के क्रम को समझो। इनफैक्ट सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति का लगातार विरोध और उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ। साथ ही भगत सिंह यह भी कहते हैं, यहाँ अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है कि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हमारे पास उसका विरोध करने का साहस नहीं है। इनफैक्ट वो ईश्वर के सहारे हमें काबू नहीं रख रखे हैं, बल्कि वह बंदूकों और गोलियों के सहारे हमें काबू रख रहे हैं। भगत सिंह न किसी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और न ही स्वर्ग नर्क यानी हेवन हेवल में विश्वास रखते थे। जब वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे थे, तब वो जानते थे कि यही द एंड है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और एट द सेम टाइम भगत सिंह कहते हैं कि एक इंसान को मारा जा सकता है, लेकिन उसके विचारों को नहीं। हम जानेंगे भगत सिंह के आइडियोलॉजीज को, सेक्युलरिज्म, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस, क्लास स्ट्रगल और इंटेलेक्चुअलिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। भगत सिंह एक सेक्युलर और मानवतावादी व्यक्ति थे। वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते थे, लेकिन इसके साथ ही वह हिंदू मुस्लिम में होने वाले सांप्रदायिक दंगों की भी कठोर आलोचना करते हैं और इन सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ वह कहते हैं
हम भारतीय हैं, हम क्या कर रहे हैं? पीपल की टहनी कट जाती है और हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। कागज की मूर्ति ताजिए का एक कोना टूट जाता है और अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। इंसान की जानवरों से तो ज्यादा अहमियत होनी चाहिए, और फिर भी यहाँ भारत में यह पवित्र जानवरों के नाम पर एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। अब बात करते हैं वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस पर, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा की आइडियोलॉजी की प्रशंसा की, लेकिन उनका मानना था कि किसी विशेष परिस्थितियों में किसी पॉलिटिकल टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग उचित था, और इस आइडियोलॉजीज को हम इस वीडियो से समझ सकते हैं। आप जो करने जा रहे हैं उसे मैं हिंसा नहीं कहूंगा जतिंदा, उसे मैं आत्मरक्षा कहूंगा। अब बात करते हैं क्लास स्ट्रगल्स के बारे में, जहां वह भारत में होने वाली जाति भेदभाव, छुआछूत व असमानता के खिलाफ थे। उन्होंने 1928 में रिलीज कीर्ति, जो एक पंजाबी मैगजीन्स थी, उसके एक आर्टिकल प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी में वो कहते हैं, जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से इनकार करते हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं देते, भगवान के मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं देते और एक इंसान के समान अधिकार देने से इनकार करते हो। अगर एक कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, परंतु एक इंसान के स्पर्श मात्र से बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। भगत सिंह एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। वे सिर्फ एक राष्ट्रवादी नहीं थे, वे एक विचारशील और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। वे शिक्षा के महत्व, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल पॉलिटिकल इशू की गहरी समझ पर जोर देते थे। अगर आप वास्तव में भगत सिंह को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनके आइडियाज़ को, उनके विचारों को जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें गहराई से समझिए और उन्हें अपने जीवन में फॉलो कीजिए। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद।